कैपिटल बस्टिंग है तो पुराने से लिंक तो रहेगा। अभी कैपिटल बस्टिंग में अपना एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जो आज प्रोबेबली हम करेंगे, इन्फ्लेशन, जो बीच में मॉड्यूल में छूटा हुआ है। वो करने के बाद फिर एक फ्रेश टॉपिक अपना शुरू होगा, आपके मॉड्यूल में नया चैप्टर है, दैट इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। तो उसमें जो पुराना वाला मामला है उसके कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल कैश फ्लोज एनपीवी वो तो आता ही है, उसमें फिर रिस्क का इनकॉर्पोरेशन होगा। उसके बाद फिर आएगा लीज फाइनेंसिंग। तो ये दो टॉपिक अभी बाकी है इसमें, एक तो रिस्क एनालिसिस और दूसरा लीज फाइनेंसिंग। तो इसमें कैपिटल बस्टिंग के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कैपिटल बस्टिंग है, उसके साथ में रिस्क एनालिसिस के मेथड वो आ जाएंगे पकड़ में, कोई दिक्कत नहीं। और आज भी जो हम पढ़ेंगे वो भी पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, आप जो कह रहे हो पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मॉड्यूल है ना, उसका पेज नंबर 63। हाँ तनिषा बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। A particular project has 4 years life with yearly projected net profit 10,000 after charging yearly depreciation of 8,000 in order to write off capital cost of rupees 32,000. ठीक है। Out of the capital cost rupees 20,000 is payable immediately and the balance in the next year. Stock 6,000 लगेगा, will be required throughout the project, और डेटर लगेंगे 8,000 के invested in year 1. Working capital will be recovered, मतलब recovered in year 5. मशीनरी की रेसिडुअल वैल्यू 2,000 रुपए होगी एट द एंड ऑफ 4th ईयर। इनकम टैक्स 40% है, डेप्रिसिएशन जो है वो WDV है। इनकम टैक्स इज पेड आफ्टर 9 months आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रॉफिट इज मेड। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू 2,000 रुपए है। ऑल्सो बियर टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। ऑल्दो प्रोजेक्ट इज फॉर 4 years, for computation of tax and realization of working capital, the computation will be required up to 4 years. तो 5 साल तक कैलकुलेशन इसमें चलेगी। चलो पीवीओएफ निकाला आपने, इसमें कितना आया, कैसे आया मुझे बताओ? हाँ जीरो आ जाएगा, हाँ पूरा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल स्टॉक है ना, तो पूरा 6,000 आ जाएगा और 8,000 के डेटर इनटू पीवी फैक्टर से आ जाएगा। बस कितना आ गया? 180। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है आपको, सॉरी नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर चार्जिंग ईयरली डेप्रिसिएशन। हाँ, सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे कितना? 4,000। नहीं 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 नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन किस पे दिया है? WDV पे दिया है। तो पहले आपको 10,000 के प्रॉफिट में 8,000 का डेप्रिसिएशन जोड़ना होगा, तो PBDT आपका आ जाएगा 18,000, और उसके बाद फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे WDV मेथड के बेसिस पे। 32,000 की जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो है होता है बुक्स में अलग हो सकता है और इनकम टैक्स में अलग हो सकता है। ऊपर वो कह रहा है कि 8,000 का डेप्रिसिएशन आपने बुक्स में लगाया है, लेकिन इनकम टैक्स में जो है वो तो 25% का ही अलाउंसेस है। तो 10,000 जो है मेरा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो आपको पहले पीबीडीटी पे जाना पड़ेगा, 18,000 का पीबीडीटी, तो 1 2 3 4, और उसके बाद डेप्रिसिएशन फिर WDV मेथड से 25% से लगेगा। तो पीवीओएफ आपका सही है, इससे सीएफएटी आ जाएगा, फिर एमपीवी आ जाएगा। आज फिर ट्राई करना, तो अपन कल बात कर लेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई दिक्कत? 4 मैंने होमवर्क दिया था 4 और 5।
अच्छा ठीक है, मैं फिर इसको अलग से चेक कर लूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर ही लिया था, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, वो नोट्स में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एक आध क्वेश्चन और करना है फिर अपन नए उस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। GFM produces two products, a main product CP and co-product DG. For their main product CP, there is a 100% buyback arrangement with their foreign collaborators. अच्छी बात है। Recently, GFM doubled their capacity, and with this, their production capacity for co-product DG increased to 10,000 metric ton per annum. तो डीजी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 10,000 मेट्रिक टन पर एनम। फॉर्चुनेटली देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन डिमांड फॉर डीजी एंड द प्राइस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली 2,000 पर टन। तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डीजी की। कितना प्रोडक्शन है? 10,000 मेट्रिक टन का, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 1,000 पर टन। However, with the delicensing and liberalization, more and more units for manufacturing CP and DG are being set up in the industry, और competitors भी बाजार में आ रहे हैं। इसलिए GFM को लगता है कि भैया कंपटीशन की वजह से हमारा मार्केट गिरेगा, लेकिन हम अपनी सेल्स लेवल को बनाए रखने के लिए, वो कहता है कि अपनी सेल्स लेवल को 10,000 मेट्रिक टन पर ईयर बनाए रखने के लिए यू विल हैव टू ड्रॉप द प्राइस by ₹50 per metric ton every year for next 5 years। तो हर साल 50 रुपए से आप गिराएंगे, और इससे आपका जो है वो बॉटम लेवल 750 पे आ जाए। ठीक। The vice president who sensing this situation has just completed a market study suggests that the company revive an earlier project for converting DG into DP। अब आया प्रपोजल, वो कह रहे हैं काम करो, आपका जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना डीजी, उसको थोड़े एफर्ट करके किस में कन्वर्ट कर लो? डीपी ग्रेड में कन्वर्ट कर, और शुरुआत करो 1,000 मेट्रिक टन से। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डीपी इन द स्टेज ऑफ 1,000 मेट्रिक टन एवरी ईयर, और 1,000 हर साल उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है साहब। प्रोडक्शन मैनेजर को लगता है कि हमारी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो है डीपी को बनाने में वो 200 मेट्रिक टन आएगी, उसे 1,500 रुपए में इट कैन बी सोल्ड एट ₹1,500 पर मेट्रिक टन, बट इन द फर्स्ट 2 years ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 1,400 इन ईयर 1 एंड 1,450 इन ईयर 2 विल हैव टू बी फिक्स्ड। विद द पार्शियल कन्वर्जन फ्रॉम डीपी इनटू डीपी, द ड्रॉप इन प्राइस ऑफ डीजी कैन ऑल्सो बी कंटेंट एट ₹25 मेट्रिक टन इन इंस्टीड ऑफ 50 envisaged। प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए आपको 50 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगले 5 साल तक की उसने आपसे कैलकुलेशन पूछी है। 12% की रेट से हमें बताना है कि ये प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो एक और बात और हमेशा समझें कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए कैपिटल बजटिंग का, तो ना उसको अपना पॉकेट समझ के करो कि उससे मेरी जेब में क्या एक्स्ट्रा इनफ्लोज आउटफ्लोज आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा चीजें अंडरस्टैंड करने में इजी होती है। मैं बात करूं प्रेजेंट सिचुएशन की। अभी हम क्या बना रहे हैं? डीजी। अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। कितना प्रोडक्शन? 10,000। हर साल 10,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होना है। और वो कितने में बिकेगा? 1,000 पर टन में बिकेगा। लेकिन अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि मार्केट में कंपटीशन आ गया है, तो आपको अपनी सेल्स को बनाए रखने के लिए हर साल अपनी सेलिंग प्राइस को 50-50 रुपए से कम करना पड़ेगा। तो प्राइस क्या आएगी? 950, 900, 850, 800, और उसने कहा भी है कि ये 750 पे जाके रुक जाएगा।
वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली रुक ही गया है, मुझे नजर आ रहा है। ये हो गई प्रेजेंट सिचुएशन कि मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वो इतना इतना हो रहा है और इतने इतने में बिक रहा है। अब आप बुक में देख लेना, मुझे बता देना, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। अब प्रपोज्ड सिचुएशन क्या है? हाँ, अब प्रपोज्ड यहां पे लिख देता हूं, प्रपोज्ड। प्रपोज्ड सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन दो पार्ट में बढ़ जाएगा। डीजी और डीपी, ये डीजी और ये डीपी। देखो वो कह रहा है हजार हजार से डीपी का प्रोडक्शन हर साल बढ़ाएंगे तो डीजी उतना उतना कम होता जाएगा। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 और 5,000, और डीपी का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। क्योंकि बात कन्वर्जन क्या रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम डीजी को डीपी ग्रेड में कन्वर्ट कर लें। 1000 मेट्रिक टन से शुरू करेंगे और हर साल 1,000 मेट्रिक टन बढ़ाते जाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आप फिर चाहो तो बाद में दोबारा पढ़ लेना। वो कहता है कि जब आप डीजी को डीपी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डीजी की सेलिंग प्राइस 50 रुपए नहीं 25 रुपए ही गिरानी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा है कि वैसे आपको 50 रुपए गिरानी पड़ रही है, लेकिन डीजी को डीपी में कन्वर्ट करेंगे तो 25% की रिडक्शन से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर प्राइस क्या आएगी? 975, 950, 925, 900 और 875। और जहां तक सवाल डीपी का है, क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि डीपी की सेलिंग प्राइस 1500 रुपए होगी, लेकिन लॉन्च कर रहे हो आप प्रोडक्ट को, इसलिए फर्स्ट ईयर में आप 1400 रुपए प्राइस रखेंगे और सेकंड ईयर में आप 1450 रखेंगे, एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टेबलाइज द रेट एट ₹1500 पर मेट्रिक टन। ये मैंने पहले क्या किया, इनकी पोजीशन को अपने कागज पे उतार लिया। देखो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में ना मुझे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों दी होती, अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंक्रीमेंटल पीबीडीटी चाहिए, तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का प्रॉफिट निकाल लेता और प्रपोज्ड का निकाल के इंक्रीमेंटल ले लेता, लेकिन जहां जो फिगर दिए हैं उसी से निकालेंगे। अब आप ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल, प्रॉफिट कहें या रेवेन्यू कहें एक ही बात है। डीजी और डीपी, ध्यान देना थोड़ा सा, आपको नजर आ जाएगा अब डीजी में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना। हां विश्वास देखना, इधर आपको सॉरी, इधर आपको एक सेकंड, इधर आपको 950 रुपए मिल रहे हैं, इधर आपको 975 रुपए मिलेंगे, तो कितना फायदा हुआ? 9,000 यूनिट पे 9,000 यूनिट पे मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बेटा कितना फायदा हुआ? 25 रुपए का। एक सेकंड ऐसे लिख लेता हूं, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000। बोलो आगे कितना फायदा होगा? 50 रुपए, उसके बाद 75 रुपए, उसके बाद 100 और लास्ट में 125। अब बात करते हैं डीपी की। डीपी में प्रोडक्शन कितना है? 1,000,
2000, 3000, 4000 और 5000। अब डीपी में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कंपेयर तो उसी से करेंगे। इधर 1400 रुपए है और इधर कितना है, 950 रुपए है। डिफरेंस कितना हुआ? लेकिन बेटा उसमें इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है। डीपी को बनाने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? तो डीपी को बेच के 1400 रुपए कमाएंगे, उसमें से 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट गई, तो कितना बचा? 1200। 1200 माइनस 950, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 250। यानी आपको सब में से 200 रुपए कम करने पड़ेंगे ना। इधर आ जाइए, 1450 माइनस 200 माइनस 900, शाबाश। 1500 माइनस 200 माइनस 850, नहीं थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1500 माइनस 200 माइनस 800 और 1500 माइनस 200 माइनस 750, 550। बेटा ये मेरा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन हुआ। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं यहां लिख सकता हूं, मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईयर 1, कौन इस पे जाएगा? अभी वो ले लेगा लेकिन वो थोड़ा रुक के लेगा। अब जेड दबाऊंगा तो वो और पीछे चला जाएगा। बता देना मुझे जितना आता जाए। अच्छा ये कुछ हट भी गया, इधर अपन ने लिख लिया था ना 250, 350। दोनों का कंबाइंड आ गया क्या? बोलो। 475,000, मतलब 4,75,000। हम्म 18,75,000 और 33,75,000, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए ना, इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है तो डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, यही हमारा सीएफएटी होगा। पीवी फैक्टर ले लीजिए जो भी रेट आपको दी है और उससे मल्टीप्लाई करके पीवीआईएफ माइनस पीवीओएफ इज इक्वल्स टू एनपीवी आ जाएगी। कर दीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। रेट क्या है? 12% है। नहीं नहीं, पीवी निकालना पड़ेगा ना इनका। कैपिटल बजटिंग में कभी भी कैश फ्लोज का टोटल नहीं करते, बिना प्रेजेंट वैल्यू निकाले नहीं होता।
शाबाश। हाँ, इनको पीवीआईएफ बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। और मशीन जो हम खरीदेंगे वो 50 लाख की है। तो चूंकि एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, हमें डीजी को डीपी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज और कैश फ्लोज का ही खेल था, बाकी क्वेश्चन ओके ओके सर। तो आप ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो तो अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन का प्रॉफिट निकाल लो, प्रपोज सिचुएशन का निकाल लो, और उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन को छोड़ के, शायद इसमें आपका 3 नंबर पेंडिंग है। हाँ, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो चलिए 3 नंबर जिस टॉपिक का है उस पर बात कर लेते हैं पहले, फिर 3 नंबर पे आएंगे। चलो हेडिंग डालो। कैपिटल बजटिंग। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है। विद इन्फ्लेशन। कोई क्वेश्चन नजर तो नहीं आया मुझे पिछले 3-4 अटेम्प्ट में इसके, लेकिन ठीक है, टॉपिक तो है। कैपिटल बजटिंग विद इन्फ्लेशन। देखिए, बात समझेंगे। कैपिटल बजटिंग मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। और कैपिटल बजटिंग में किसी डेट पे हम फ्यूचर के कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन करते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि आज अगर हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में कैश फ्लोज क्या होंगे। तो जैसे आप कैलकुलेट करते हैं पीवीओएफ, साहब है 50 लाख रुपए, फिर आप लिखते हैं ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहां पे क्या लेते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इससे फिर पीबीडीटी आता है। और अल्टीमेटली आप क्या निकालते हैं, आप जो भी सेल्स आप ले रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे मानता हूं 5 लाख रुपीज पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट से 3 लाख रुपए पर एनम। बात इतनी सी है कि हम 0 ईयर पे बैठ के फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो हमने तो अगले 5 सालों की सेल्स को 5 लाख रुपए सेम मान लिया। 1 लाख यूनिट की मेरी सेल है और 5 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है, तो 5 लाख रुपए मेरी सेल्स आ गई। इसका मतलब मैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स सेलिंग प्राइस को सेम मान रहा हूं। चलो क्वांटिटी को सेम मान लिया, वो तो कोई बात नहीं, मैंने जो मशीन खरीदी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, तो वो तो 1 लाख ही रहेगी। लेकिन भाई अगले 5 सालों तक सेलिंग प्राइस थोड़ी फिक्स रहने वाली है। इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ेगी। आपने लेबर की कॉस्ट को अगले 5 सालों के लिए फिक्स मान लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन के बढ़ने से लेबर की कॉस्ट भी, आपने 5 साल में अपनी बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपए पर एनम मान लिया, जरूरी थोड़ी है हर साल रेंट भी तो इसका जवाब यह है कि नॉर्मली जब हम कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक्चुअली इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं।
हम रुपए की परचेजिंग पावर को कांस्टेंट मानते हैं। हम 0 ईयर पे प्रोजेक्शन करते हैं तो उसको कांस्टेंट मानते हुए अपने प्रोजेक्शन लगा रहे हैं कि साहब हमारी सेलिंग प्राइस आज 5 रुपए है तो आज के 5 साल भी बाद भी 5 रुपए ही रहेगी। तो सामान्यतः एनपीवी कैलकुलेट करते समय, कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते समय परचेजिंग पावर को कांस्टेंट माना जाता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब हम उसको भी कंसीडर करेंगे कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो फिर प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन कैसे होनी चाहिए। इसलिए इस टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग विद इन्फ्लेशन। तो मैं फिर कहता हूं कि सामान्यतः हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं, परचेजिंग पावर को कांस्टेंट मानते हैं और उसी हिसाब से कैश फ्लोज का प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है साहब। अब जब इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे ना तो फिर कैश फ्लोज दो तरह के हो सकते हैं। हम कैश फ्लोज को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रियल कैश फ्लोज और मनी कैश फ्लोज, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज बोले तो इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, मनी कैश फ्लोज बोले तो कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले तो इतना नोट कर लें कि अब कैश फ्लोज दो तरह के हो सकते हैं, रियल कैश फ्लोज और मनी कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज। रियल वो जिसमें इन्फ्लेशन को इग्नोर किया जाएगा और मनी या नॉमिनल वो जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाएगा। कैसे होगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। नोटेड? हाँ, अब नीचे एक नोट डालेंगे, रियल कैश फ्लोज should be discounted by real discount rate. Real cash flows should be discounted by real discount rate. और सेकंड पॉइंट, nominal cash flows nominal cash flows should be discounted by nominal discount rate. ठीक सर, मतलब समझाऊंगा अभी, लेकिन एक बार लिखा है हमने। फिर मैंने एक चार्ट बनाया, डिस्काउंट रेट, जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो भी दो प्रकार की हो सकती है, रियल डिस्काउंट रेट और मनी डिस्काउंट रेट या नॉमिनल डिस्काउंट रेट।
रियल डिस्काउंट रेट और मनी डिस्काउंट रेट बिल्कुल ऊपर की तरह नीचे भी लिखेंगे। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, और इधर लिखेंगे कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। देखो अभी तक मैंने सिर्फ 6 बातें लिखी है। पहला, रियल कैश फ्लोज, बोलो क्या होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट, जैसे मैंने बोला 5 लाख रुपए हर साल मेरी सेल्स है, तो मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो वो रियल कैश फ्लो है। और मनी कैश फ्लो या नॉमिनल कैश फ्लो क्या होते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी कंसीडर, मान लो मैं कहूं कि अगले साल 5% का इन्फ्लेशन होगा, तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस को 5 रुपए बढ़ा दूंगा कि भैया 5 रुपए की जगह 5.5 रुपए में माल बिकेगा, तो वो नॉमिनल कैश फ्लो या मनी कैश फ्लो होगा। फिर रियल डिस्काउंट रेट क्या होती है, ऐसी डिस्काउंट रेट जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं, इसका भी लॉजिक अभी दूंगा। और मनी डिस्काउंट रेट क्या होती है, जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंसीडर हो। फिर आपने बीच में 2 बातें और लिखी है, ऐसा माइंड में ध्यान रखना, जैसा कैश फ्लो वैसी डिस्काउंट रेट। अगर आपके कैश फ्लोज रियल कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी क्या होगी, यानी इन्फ्लेशन उधर नहीं, या तो आप क्वेश्चन को इन्फ्लेशन इग्नोर करके सॉल्व कर रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं तो कैश फ्लोज भी रियल और डिस्काउंट रेट भी रियल, और अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो कैश फ्लोज भी नॉमिनल और डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल, उसको उसी से बढ़ाएंगे, रियल है तो रियल से बढ़ाएंगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल से। गेट द पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक पे बात कर लेते हैं। कैश फ्लोज का लॉजिक तो आपको क्लियर है, जैसे मैं यहां लिखूं 1 2 3 4 5, और मैं तो सेल्स वेल्स सबको छोड़ के सीधा सीधा यहां पे कैश फ्लो लिख लेता हूं, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख और 5 लाख। अभी ये रियल कैश फ्लोज हैं, इनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने कंसीडर नहीं किया। मान लीजिए इकोनॉमी में 5% इन्फ्लेशन है, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मेरे कैश फ्लोज 5% से बढ़ने चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यस और नो। मेरी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ है, अब इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन 5% है तो मेरी सैलरी भी 5% बढ़नी चाहिए। तो बहुत सिंपल शब्दों में कैसे करेंगे, अरे बढ़ा देंगे यार, हमारा फंडा यही कहता, इंटू 1.5% बढ़ा दिया, विश्वास 1 रेस्ट टू दी पावर 2। ये तो 2 साल बाद का मामला है ना, तो 2 साल के इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। 1.05 रेस्ट टू दी पावर आ जाएगी फ्यूचर की वैल्यू, ये मनी कैश फ्लोज आ जाएंगे। हमने इन्फ्लेशन से कैश फ्लोज को बढ़ा दिया, इजी बात है, फाइन। अब बात करता हूं मैं डिस्काउंट रेट की ना, इसको मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए हमने पीवी फैक्टर लिया एट द रेट ऑफ 12%, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आज क्यों निकालते हैं आज की वैल्यू, वो भी आज का ही है, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप। लेकिन पता है इसको दूसरे एंगल से सोचो आप, एक्चुअली हम क्या करते हैं, वो आज की वैल्यू पे तो लाते हैं हम, ये 12% जो पीवी फैक्टर है, ये 12% क्या है, हाँ डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है, वो तो ठीक है, पर ये टेक्निकली कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। आप समझो, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट मुझे 5-5 लाख रुपए के 5 साल तक कैश फ्लोज देगा ना, मैं बोलूंगा भाई पहले इसमें से मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग करो, क्योंकि वो पैसा तो मेरी कॉस्ट है।
आज मान लो मैं कहीं से 20 लाख रुपए लाया हूं, मेरे बिजनेस में कैपिटल 20 लाख रुपए है, तो उस पर मेरी कॉस्ट आ रही है ना 12% की। तो जो कैश फ्लोज में प्रोजेक्ट से कमाऊंगा उसमें से मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अलग करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बाहर निकालने के बाद ये प्रोजेक्ट मुझे कमा के दे रहा है कि नहीं कमा के दे रहा है। तो वो जो इसलिए एनपीवी जो होती है वो किसी प्रोजेक्ट का एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता है कि 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सक्लूड करने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट आपको कमा के दे रहा है, तो वो पैसा फिर आपके घर में बचता है। तो याद रखना, by way of calculating present value we actually exclude our cost of capital from the cash flows। हम उसमें से अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाहर निकाल ली। अब मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन भी तो मुझे हटाना पड़ेगा। मेरी कमाई अगर मैं देखूंगा तो मुझे 12% की कॉस्ट भी हटानी पड़ेगी और इन्फ्लेशन भी हटाना पड़ेगा। तो यानी अब यहां पे जो डिस्काउंटिंग रेट आएगी वो 12% आएगी कि कम आएगी कि ज्यादा आएगी? डिस्काउंट रेट की बात कर रहा हूं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मैं क्या कह रहा हूं, 12% की कॉस्ट तो मुझे प्रोजेक्ट से निकालनी है, इन्फ्लेशन को भी निकालना पड़ेगा, मतलब उसको भी रिकवर करना पड़ेगा ना। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% से ज्यादा आएगी, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में से कॉस्ट भी निकालनी है और इन्फ्लेशन भी निकालना है, फिर देखना है कि अपने को कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन्फ्लेशन होने के बाद जो हमारी डिस्काउंट रेट है वो बढ़ जानी चाहिए, 12 की जगह कुछ और हो जानी चाहिए। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया रियल डिस्काउंट रेट। वो डिस्काउंट रेट होती है जो आज तक क्वेश्चंस में हम यूज कर रहे थे, जो सिर्फ कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी शामिल कर लें तो उसे मनी डिस्काउंट रेट या फिर नॉमिनल डिस्काउंट रेट कहते हैं। और इनके बीच में कनेक्शन क्या है, आओ देखते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है 1+ एमडीआर या एनडीआर, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। 1+ नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 1+ रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट। आईआर मतलब इन्फ्लेशन रेट। देयरफॉर अगर मान लो मुझे नॉमिनल डिस्काउंट रेट चाहिए, एनडीआर चाहिए, इज इक्वल टू 1+ आरडीआर इंटू 1+ आईआर माइनस 1, वो 1 उधर चला गया ना, तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट आ जाएगी। ऐसा क्यों? 2 मिनट सुनो, अभी पहले बात को सुनो, है बहुत सिंपल टॉपिक। जैसे मैंने कहा 12% आरडीआर है, था ना ऊपर अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मैं कहूं 3% इन्फ्लेशन है, तो आप 12 और 3 15 नहीं बोलेंगे कि भैया 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 3% इन्फ्लेशन है तो 15% हो गया। ऐसा नहीं होता। उसका ये मैथमेटिकल कनेक्शन है कि 1+ नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1+ रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट। तो 1 उधर चला जाएगा, तो एनडीआर इज इक्वल टू 1+ आरडीआर इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट, और फिर माइनस क्या करेंगे 1। इसका इससे रेट आ जाएगी जो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होगी। नोट करो एक बार।
तो ऊपर वाली इक्वेशन से आरडीआर का फॉर्मूला बनाओ। आरडीआर क्या होगा? बोलो तनीषा, आगे क्या करूं? चल जाएगा। आईआर नीचे जाएगा ना, आरडीआर चाहिए तो। हाँ, इन्फ्लेशन उसमें से हटा देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, फिर अपन इनको दोबारा और बात करेंगे। एग्जाम्पल 1, इनिशियल कैश आउटफ्लो 40,000। I repeat, initial cash outflow 40,000, CF80 पर एनम, ब्रैकेट में लिखेंगे विदाउट इन्फ्लेशन 15,000, 15,000, लाइफ 4 years, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन ऑफ 10%, ब्रैकेट क्लोज, 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 12%। कैलकुलेट एनपीवी या इवेल्युएट द प्रपोजल, जो भी आप कहें। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, एक इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हैं। एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर इग्नोरिंग कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन इग्नोरिंग होगा, और अगर कंसीडरिंग कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन कंसीडरिंग। तो उसको सॉल्व करते हैं अपन। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, चलो बेटा, पीवीओएफ बताओ। CF80 बोलो। एक्सक्लूडिंग है ना वो, तो डायरेक्ट ले लेंगे पर है ना। डिस्काउंट रेट, अब डिस्काउंट रेट के लिए क्या लिखा है? हाँ जी, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एमडीआर दी है, मनी डिस्काउंट रेट दी है ना। कितनी दी है? सॉरी, हाँ, देखना कितना आता है। हम्म, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1.8%। समझ गए ना आप? 1.8%। नोट कर लीजिए आप।
1.8% की रेट से 4 सालों के पीवी फैक्टर का समेशन ले लो। तो 1/1.018, 1/1.018 जीटी ले लेना है ना। 82 आगे बोलो, 6 ही रखो। साल्वेज वैल्यू भी है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। कितना आया? 53564। कितने साल का? 4 साल का। ठीक है, ले लो। दोनों का सेम आ रहा है तो मान लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये 1.8 आगे 2 भी है। चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा तो आ जाएगा। डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट लेते हैं ना अपन, इसलिए चलेगा। पर अपन ने 1.8 से किया है, तो बोलो कितना हुआ? 5356। अब देखो, कोई साल्वेज नहीं है, टर्मिनल कैश फ्लो नहीं है, तो वही अपना पीवीआईएफ हो गया, और इसमें से 50,000 कम कर देंगे। 13564। वो सॉरी, पीवीओएफ 40,000 है ना, 50 गलत लिख दिया। मशीन की कॉस्ट 40,000। ठीक है अभी। अब इसको इन्फ्लेशन कंसीडर करके करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। rather I should say रियल कैश फ्लोज। ठीक है, 15,000 हर साल है। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो इन्हें कहेंगे हम नॉमिनल कैश फ्लो या मनी कैश फ्लो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 15,000 इंटू इन्फ्लेशन कितना है? 10%। समझ गए ना? रियल कैश फ्लो बेटा, और मनी कैश फ्लो।
चलो कैश फ्लोज बता दो मुझे। 10% इन्फ्लेशन रेट है ना? नहीं, सबका अलग अलग चलेगा ना बेटा। हाँ हाँ, बोलो। हम्म हम्म 6। विश्वास, कोई दिक्कत? क्या बताऊं इसमें? मतलब इसमें वैसे उस वाले में तो पता है रियल वाले की रेट। हाँ हाँ, इस वाले में नहीं 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 नहीं, सुनो। उस वाले क्वेश्चन में कैश फ्लोज को हमने एडजस्ट नहीं किया, रियल कैश फ्लोज थे, उनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं था। लेकिन जो डिस्काउंट रेट दे रखी थी 12% की, उसमें इन्फ्लेशन था, तो उसमें से भी इन्फ्लेशन को हटाने के लिए हमने एडजस्टमेंट किया, क्योंकि जैसे कैश फ्लोज होते हैं वैसे ही डिस्काउंट रेट होती है। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि जब हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करें, तो पहले आपको कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा। ये 15-15 हजार रुपए थोड़ी मिलेंगे। अगर आपको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ तो फ्यूचर में आपके कैश फ्लोज बढ़ेंगे। तो पहले हमने इन्फ्लेशन कैश फ्लोज में एडजस्ट किया। 15,000 में 1 साल का इन्फ्लेशन, 2 साल का इन्फ्लेशन, 3 साल का इन्फ्लेशन, 4 साल का इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की रेट 10% है। तो ये सारे मेरे कैश फ्लोज आ गए। तनीषा, पीवी फैक्टर क्या रेट आएगा? शाबाश, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट है। चलो पीवी आइए बताओ, कर लो। तो 383 कर देना चाहिए, कर लेना आप। 3 कर दे आंसर। ये एक सिंपल सिचुएशन है, दो तरह से क्वेश्चन डील होता है। कैश फ्लोज रियल तो डिस्काउंट रेट भी रियल, कैश फ्लोज नॉमिनल तो डिस्काउंट रेट भी। अपने दोनों आंसर में अंतर आ रहा है बच्चों। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में आंसर सेम आता है, चाहे आप रियल बेसिस पे करें या नॉमिनल बेसिस पे करें, क्योंकि उधर कैश फ्लोज को एडजस्ट किया तो डिस्काउंट रेट भी एडजस्ट हो गई, तो बात बराबर पड़ती है। अपने दोनों आंसर में जो 4,000 रुपए 3,000 रुपए का लगभग फर्क आ रहा है, वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। ऊपर आपने जो आरडीआर लिए वो 1.8 लिए है। कितना आ रहा है डबल डिजिट में? आरडीआर निकालो दोबारा। 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10 माइनस 1 × 100। 1.82, उसके आगे 1.81। हाँ, तो 1.82 से जब आप करेंगे तो ये आंसर मिट जाएगा, फिर उधर भी 17,000 ही आएगा। तो अभी इसलिए आया क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया, 0.02 छोड़ दिया। हाँ, आंसर दोनों से करके देखो ना। एक काम करो, 1.82 से 4 साल के फैक्टर टोटल निकालो। 84 आगे मल्टीप्लाइड बाय 14,000 माइनस 40,000। अभी भी इतना ही आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। अभी बताऊं।
अरे यार, अपन बेवकूफ है ना, आप भी और मैं भी। इधर देखो बोर्ड पे, लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर में CFAT कितना है, और राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर में क्या लिख रहे हो? फिर जबरदस्ती, कोई मतलब ही नहीं है। सही करो। हाँ, अब ठीक है ना यार, बस ठीक है अब। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं। एक्चुअली क्या है, बहुत बहुत मोटा मोटा समझो, इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है। मैं कहूंगा, नहीं नहीं सुनो ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मैं आइडियली और थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि मतलब आपको इसको फ्लैट समझना है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे, जैसे अपन थ्योरेटिकली शेयर मार्केट पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली जाकर देखोगे तो बहुत काटा कूटा नजर आता है उसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मार्केट में गेहूं, चावल, तेल, शक्कर, सब्जी, रोटी, इनकी कीमत 5 रुपए बढ़ी, तो मेरी सैलरी भी तो 5 रुपए बढ़ी। तो मैं तो 0 पे हूं। पहले मुझे 100 रुपए मिलते थे, मैं ऐसे समझा रहा हूं, 100 रुपए मिलते थे, 60 रुपए में मेरा घर चलता था, तो 40 रुपए मेरे बच जाते थे। अब मुझे 200 रुपए मिलने लगे, तो हाँ मतलब 160 में मेरा घर चलेगा, तो बचेंगे तो अभी भी 40 ही। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन चारों तरफ है, रेवेन्यू में भी है तो कॉस्ट में भी है, तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट वही प्रॉफिट देगा। अगर इन्फ्लेशन से आपके प्रोजेक्ट की रेवेन्यू बढ़ रही है, तो जहां से आप कैपिटल लाओगे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का इफेक्ट नलीफाई हो जाने वाला है। ये इसलिए इसलिए आप जब ओरिजिनली कैपिटल बस्टिंग को पढ़ते हैं, अब तक जितना भी कैपिटल बस्टिंग हमने पढ़ा, उसमें हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते ही नहीं है। क्योंकि कर भी लें तो भी प्रोजेक्ट की एनपीवी तो वही रहने वाली, क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन जब आएगा तो वो दोनों जगह आएगा। ऐसा है। इन्फ्लेशन कब आपके प्रोजेक्ट की चॉइस को इफेक्ट डालता है, प्रैक्टिकली मैं बात करूं, कि जब एक तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा हो और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कम हो। मार्केट में भैया कीमतें जो है वो 20% की रेट से बढ़ रही है, और मैं जो नौकरी कर रहा हूं मेरी सैलरी 5% ही बढ़ रही है, तो मुझे नुकसान होगा। आज मैंने बैंक में एफडी करा रखी है मेरे पैसे से, एफडी पे मुझे 7.5% का रिटर्न मिलता है, और अगर इकोनॉमी में 10% का इन्फ्लेशन हो रहा है तो मेरी मनी वैल्यू गिर रही है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 10% है और एफडी पे भी मुझे 10% ब्याज मिल रहा है, तो मैं जीरो पे रहूंगा। क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना मेरे एफडी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और एफडी की रेट जो है, इसीलिए तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि आपकी जो कमाई है वो इन्फ्लेशन की रेट से भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आइडियली हम मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर रिटर्न में बढ़ रहा है तो कॉस्ट में भी बढ़ रहा है, तो वो नलीफाई हो गया, आपके प्रोजेक्ट के सिलेक्शन को वो अफेक्ट नहीं करने वाला। आई बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, वो ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है। लिखिए एग्जाम्पल 2। कॉस्ट ऑफ असेट ₹8 लाख, 8 लाख रुपए। लाइफ 4 years, साल्वेज वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन 2 लाख, टैक्स रेट 60%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। बताएंगे अभी, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख ले। अब आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनानी है। 1, 2, 3, 4,
रेवेन्यू और कॉस्ट। ब्रैकेट में लिख लेना है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। रेवेन्यू लिखेंगे आप 6788 लैक्स, 6 लाख 7 लाख 8 लाख 8 लाख, 6 लाख 7 लाख 8 लाख 8 लाख रेवेन्यू। I repeat, 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, 8 lakhs. Cost 3 lakhs, and then 444 lakhs, 444. हाँ, एक्सक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। मैंने शॉर्ट में इग्नोर लिख दिया। अब फिर एक और टेबल बनाएंगे आप, उसमें लिखेंगे, इसी के नीचे चला लो तो भी चलेगा, इन्फ्लेशन रेट, रेवेन्यू और कॉस्ट। अब हुआ क्या साहब, इन्फ्लेशन रेट भी अलग अलग दे रखी रेवेन्यू और कॉस्ट की। रेवेन्यू में लिखो 10987 7, कॉस्ट में लिखो 12108। सॉरी, हाँ सब ये तो रेट तो परसेंटेज में होता है। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो सुनो, अब ये क्वेश्चन ना रियल बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि रियल कैश फ्लो से करने के लिए रियल डिस्काउंट चाहिए। कैश फ्लोज तो रियल मुझे दे रखे हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख 8 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ये जो है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है, तो ये रियल कैश फ्लोज हैं। लेकिन डिस्काउंट रेट आपको नॉमिनल दे रखी है, और डिस्काउंट रेट को रियल पे लाना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट अलग अलग है, चारों साल अलग अलग है, रेवेन्यू की अलग है, कॉस्ट की अलग है। सो आई कैनॉट एडजस्ट माई डिस्काउंट रेट, बट आई कैन एडजस्ट माई कैश फ्लोज। तो इस क्वेश्चन को नॉमिनल वैल्यू पे लाके करना पड़ेगा, कैश फ्लोज को आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, इनको लाना पड़ेगा, तो ये नॉमिनल कैश फ्लोज के बेसिस पे ही होगा। समझे क्या बेस? ठीक है, अब कैसे होगा आइए देखते हैं। ईयर 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना, शॉर्ट में लिखूंगा रेवेन्यू इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, फिर आप कर लेना, या मुझे बताओ जैसे कैसे करेंगे। अब बोलो फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू कैसे आएगी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन? नहीं, अभी कैलकुलेटर नहीं चलाना बेटा, आपको मुझे यहां लिखन। शाबाश, 6 लाख इंटू, ठीक है, सेकंड ईयर की बेटा, पहले साल का इन्फ्लेशन तो 10% ही है ना, तो 7 लाख में भी पहले साल का तो 10% ही लगेगा, दूसरे साल का 9% लगेगा। आगे बोलो। सॉरी, अरे सेकंड ईयर का इन्फ्लेशन तो 9% है, इन्फ्लेशन की भी तो टेबल बनी है। अगला बोलो, 6-7 के बाद 8 लाख। चलाओ पिक्चर। उसके बाद इंटू 7, अब आ जाएगी आपकी रेवेन्यू। निकालो, बनाओ टेबल। हाँ, कर लो आप रजिस्टर में अपने।
बोलो रेवेन्यू। एक मिनट। सेकंड 110845 कॉस्ट। कॉस्ट भी वैसे ही टेबल बनेगी ना। लिख दिया मैंने, चेक कर लो आप। देखो हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को एडजस्ट कर लिया, इससे पीबीडीटी आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, वो तो असेट की कॉस्ट को राइट ऑफ करते हैं, तो उस पर थोड़ी इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा। मशीन की कॉस्ट तो 8 लाख रुपए है, 4 साल में राइट ऑफ करोगे तो डेप्रिसिएशन तो हर साल 2-2 लाख ही रहेगा। तो याद रखना डेप्रिसिएशन पे इसका इफेक्ट नहीं आना है। बस अब तो जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीबीडीटी, डेप्रिसिएशन, सीएफएटी निकालना आता ही है आपको।
टैक्स रेट का ध्यान रखना। हाँ, रेट 10% से लेंगे। आया आंसर? करेक्ट। नहीं, यही है आंसर। बाद में चेक मैच कर लेना, कहीं गलती की होगी आपने कैलकुलेशन में, या मैं देख लूंगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का कभी एग्जाम में आ सकता है, हालांकि आया तो नहीं अभी तक, फिर भी मॉड्यूल में भी एक ऐसा मतलब इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा, ताकि ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा 3 या 4, क्या बोला था अपन ने? नीचे आएगा ना तो। वो अभी तो 18 ही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। A company is considering a cost saving project.
मशीन परचेज करनी पड़ेगी साहब, 7,000 रुपए की है। इससे क्या होगा, वेजेस में सेविंग होगी 1,000 की और मटेरियल कॉस्ट में सेविंग होगी, ये दोनों सेविंग है, ध्यान रखना, सेविंग वेजेस में और मटेरियल में। 1,000 रुपए वेजेस में, 400 रुपए मटेरियल में। और इन्फ्लेशन दिया है अपने को, वेजेस का 10%, मटेरियल का 5% और जनरल प्राइजेस 6%। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी टर्म्स मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मनी डिस्काउंट रेट है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट है, 15% है। मशीन की लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, अपने को इवेल्युएट करना है। अब ये भी रियल बेसिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट तीनों की अलग अलग है। वेजेस में 10% है, मटेरियल में 5% है, जनरल प्राइस में 6%। तुम कैश फ्लोज को चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से। आओ फटाफट से कर लेते हैं। कितने साल लाइफ बता रखी है? 1, 2, 3, 4 और 5। डायरेक्ट एक बार लिखता हूं मैं, फिर आप लोग करना। वेजेस और कौन है? मटेरियल। और यहां ऊपर लिख देता हूं सेविंग्स इन। वेजेस में कितनी सेविंग है? 1K, 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 1K और 1K, है ना। डब्बा डब्बा डब्बा। कितना है इन्फ्लेशन? मैं ऐसे कर रहा हूं बच्चों, है ना। क्या कह रहा हूं? हाँ, उसमें अलग अलग थी, इसमें सेम है, तो बस वही क्यूमुलेट होनी है। इसमें 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की वेजेस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल कितना? वही 5% है। दोनों का अमाउंट आ जाएगा, टोटल सेविंग। देखो बेटा, इसमें जनरल प्राइस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वेजेस में वेजेस की इन्फ्लेशन जाएगी, मटेरियल में मटेरियल की इन्फ्लेशन। वो तो अगर हमको सेल्स रेवेन्यू दे रखी होती तो हम जनरल प्राइस से उस सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाते। अभी तो मटेरियल 10% से बढ़ेगा और वेजेस 10% से और मटेरियल 5% से, और दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल सेविंग्स आ जाएंगी अपनी। करो। न्यूमेरिकल 3। दोनों का अमाउंट निकाल के उनको जोड़ लेंगे ना, मैंने बीच में अमाउंट नहीं लिखा है।
बताएंगे मुझे? हम्म। नहीं नहीं, टोटल कभी नहीं होता कैपिटल बजटिंग में, ध्यान रखना। हर साल का अलग अलग। हाँ, इन दोनों का टोटल। हम्म। 1794। हम्म। पीवी फैक्टर वही रेट से कितनी दे रखी है? फाइनल आंसर बताओ मुझे। आउटफ्लो 7,000। हाँ चलेगा, 1080 अप्रोक्स। तो नेगेटिव में आ रहा है। yes. तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का भी मामला हो गया। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग।